रोटी और चावल है, दोनों के अंदर ही जो शुगर है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसमें भी यदि हम ब्राउन राइस या रेड राइस खा रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा फाइबर है कि वो हमारे ब्लड शुगर को एकदम स्पाइक नहीं करेगा। इसी तरह से रोटी के अंदर भी अगर हम ऐसी रोटी खा रहे हैं जो कि मैदा से बनी हुई नहीं है, होल ग्रेन की है या मिलेट्स की बनी हुई है, तो वो उस हद तक हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगी। क्या कुछ ऐसी मेजर चीजें हैं, ऐसे कौन से फूड्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जिनको खाने से एकदम से शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है? मिठाई, कैंडीज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, शुगर वाले फ्रूट जूसेस, चाहे आपने घर में भी जूस निकाला है ना, उसको भी आप ना पिए क्योंकि फाइबर उससे हट गया, वो एकदम से आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। वहीं अगर मैं फलों की बात, एक सवाल जो हमें बहुत ज्यादा हमारे यूजर्स पूछते हैं वो है फल खाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? फ्रूट्स को आप एज स्नैक लीजिए। आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब आपको वो एनर्जी स्लम्प आता है, भूख लगती है, और लंच और डिनर के बीच में जब ऐसा होता है कि लंच करे हुए समय हो चुका है, डिनर आने में समय है, तो समोसे की जगह आप फल खाइए। पर यदि आयुर्वेद में 6 रस है और 6 रस में सबसे ज्यादा पसंद हमें मीठा है। इतना पसंद है कि हम जबान के अंदर मिठास ढूंढते हैं। मान लीजिए एक कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो उसे डायबिटीज रैंडम ब्लड शुगर उसका 250 के आसपास रहता है, इंसुलिन नहीं लेता है। आने वाले त्योहारों का सीजन जो है उसमें क्या कोई ऐसी रेसिपी है, ऐसा कोई तरीका है जो वो अपनी मिठाइयाँ इंजॉय कर सके, घर पे बना के कर सके, बाहर की ना खा सके? तो आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके सवाल में जो जवाब का आधा हिस्सा है वो छुपा हुआ है। तो डायबिटीज़ है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने में एक हार्मोन का बड़ा रोल होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जितना आपके रिश्तों में मिठास होगी, जिह्वा पे मिठास होगी और लोगों से इंटरैक्शंस में होगी, उतना कॉर्टिसोल नीचे रहेगा और डायबिटीज़ होने की संभावना घट जाएगी। तो एक प्री डायबिटिक के लिए अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना रिलेटिवली ईजियर है एज़ कम्पेयर टू समबडी जिसकी बीमारी बहुत लंबी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में भी सिवियर हो चुकी है। तो इसके अंदर यदि वो अपनी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स पे ध्यान दें, जिनको कि यदि मैं ब्रॉडली बोलूँ तो 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली तो ये कि आप स्लैब पर कपड़ा मार रहे हो तो क्या उस समय आपका हार्ट रेट बढ़ता है या आपको लगता है कि मैं पसीने पसीने हो गई, ऐसी कुछ फीलिंग्स आती हैं? तो क्या आप अपने जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एक हद के ऊपर चैलेंज कर पाते हो घर के काम करते हुए? आप उनसे पहला सवाल ये पूछना। मुझसे जो भी सवाल पूछता है मैं बदले में सवाल पूछता। अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो कड़वी चीजें खाओ, उससे ना शुगर एकदम मार देगा वो और शुगर एकदम कंट्रोल में रहेगी। करेले में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स डेफिनेटली हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। तो करेला खाना किसी एक डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा एडिशन है उनकी एक डाइट में। हर कड़वी चीज हमें डायबिटीज से निजात दिलाने में मदद नहीं करेगी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाने वाले हैं और आप वैसे एक शुगर के पेशेंट हैं जो कि दवाइयाँ भी ले रहे हैं, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और यदि ऐसा आप कभी भी करना चाहें तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्फिडेंस में लें और उनके अप्रूवल के बिना ऐसा ना करें। आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया, यानी कि अब आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं और उसके बावजूद जो आपके ब्लड शुगर लेवल हैं वो सही रेंज में आ रहे हैं, तो 3 मंथ्स वो एक ऐसा टाइम है जिसके बाद आप बोल सकते हो कि मैंने डायबिटीज़ रिवर्स कर ली। और इसमें एक और बात, क्या रिवर्सल परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। रिवर्सल वो सिर्फ तभी तक है जब तक आप उन हेल्दी प्रैक्टिसेस को बरकरार रखे हुए चल रहे हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर में शुगर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाता है तो रातों रात इसको ठीक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, इसको रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस कर लें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि आप उसको रिवर्स भी कर लें। तो आज का जो हमारा सेशन है ना वो इसी पर होने वाला है। हम बात करेंगे कि आप डाइट से कैसे अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेलनेस अड्डा, जिसमें आज हमारे साथ एक जो गेस्ट मौजूद हैं
उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी डायबिटीज़ को सिर्फ अपने खान पान से मैनेज कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या सुधार करने हैं और कैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जिन डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो हैं डॉक्टर मेधा कपूर। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनवीटी लाइफ। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मेरी टीम के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो डॉक्टर से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। इनमें से कुछ सवाल आपके भी होंगे जो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं सवाल डायबिटीज़ के अराउंड, वो क्वेश्चंस भी आज हम लेने वाले हैं। मैं एक एक करके अपनी टीम के सब मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। पहले मेरे साथ हैं नेहा, और आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ सुरेंद्र जी, मेघा जी और हर्षा जी। तो आज जितने भी मेरी टीम के मेंबर्स हैं डॉक्टर से बहुत सारे सवाल करेंगे और अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मेधा, वेलकम टू एनवीटी लाइफ एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड डॉक्टर, आज का हमारा जो सेशन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उससे हमारे देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्रसित हैं जी। जो टॉपिक है डायबिटीज़। तो सबसे पहले अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो सबसे पहले उनको बोल दिया जाता है आप अपनी डाइट में कंट्रोल करिए। दो चीज़ें जिनको बहुत विलन बनाया जाता है वो है रोटी और चावल। तो क्या जिनको एक बार डायबिटीज़ हो जाता है वो बिल्कुल ही रोटी और चावल खाना बंद कर देते हैं, नहीं खा सकते? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हम पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आपने कहा कि जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उन्हें कुछ चीज़ों को ना लेने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले डायबिटीज़ को समझ लेते हैं। डायबिटीज़ भी दो प्रकार की हैं, टाइप 1 और टाइप 2। आई थिंक जिस डायबिटीज़ की हम लोग बात करते हैं, जिनको कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जिसका कि एक हिस्सा, बहुत ही अहम हिस्सा होता है डाइट, रिवर्स करने की बात करते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि क्या रोटी या चावल हमें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए भी हमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि रोटी या चावल ऐसा क्या करते हैं जो कि डायबिटीज़ से ग्रसित लोगों को परेशान कर सकता है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति होती है, टाइप 2 के संदर्भ में मैं बात करूंगी, कि हम जो खाना खा रहे हैं जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर रिलीज हो रहा है, उसको इंसुलिन नाम का एक हार्मोन, जिसका कि काम होता है हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर तक लेकर जाना, वो थोड़ा ढीठ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति के अंदर बड़ी कॉमन सेंसिकल बात है कि अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो कि तेज़ी से हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देंगी, तो इंसुलिन को अपना काम करने में दिक्कत आएगी। सेल्स के अंदर वो शुगर को, ग्लूकोज को नहीं ले पाएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुका है। तो कॉमन सेंसिकली बहुत ज़रूरी है कि हम लोग चीज़ों को इस तरह से खाएं कि ब्लड शुगर रैपिडली ना बढ़े। अब रोटी और चावल की बात करते हुए समझते हैं। तो जो रोटी और चावल हैं, दोनों के अंदर ही जो शुगर है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसमें भी यदि हम ब्राउन राइस या रेड राइस खा रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा फाइबर है कि वो हमारे ब्लड शुगर को एकदम स्पाइक नहीं करेगा। इसी तरह से रोटी के अंदर भी अगर हम ऐसी रोटी खा रहे हैं जो कि मैदा से बनी हुई नहीं है, होल ग्रेन की है या मिलेट्स की बनी हुई है, तो वो उस हद तक हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगी। तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स है। यदि हम मैदे की रोटी खा रहे हैं या सफ़ेद चावल खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है उन लोगों को जो कि अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि खाएं भी तो मॉडरेशन में खाएं और उसको एक प्रोटीन सोर्स के साथ और फाइबर सोर्स जैसे कि सब्जियां उनके साथ मिला करके खाएं, जिससे कि इंसुलिन की स्पाइक ना हो। आई थिंक डॉक्टर आपने बड़े ही अच्छे से इस सवाल का आंसर दिया है और एक एक चीज़ को बड़ी ही आसान सी भाषा में समझाया हमें। एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपने मेंशन किया कि जिन चीज़ों से शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जी, क्या कुछ ऐसी मेजर चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फूड्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जिनको खाने से एकदम से शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है? जी, तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। किसी भी फूड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जब हम उसे खाते हैं तो उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि वो हमारे ब्लड शुगर को कितना बढ़ा सकता है। यदि ये वैल्यू 55 से नीचे हो तो हम कहते हैं कि ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कि जीआई फूड है। यदि ये वैल्यू 56 से लेकर के लगभग 69, हाँ, इसके बीच में हो तो हम बोलते हैं ये मीडियम जीआई फूड है। 70 से ऊपर है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड। तो ये बड़ी सिंपल सी एक कैटेगराइजेशन है कि क्या चीज़ें हम खा सकते हैं या नहीं। अब इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है अगर हम टर्म लाएं ग्लाइसीमिक लोड
कि एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज को कितनी मात्रा में हमने खाया, तो उससे ओवरऑल हमारी कितनी शुगर बढ़ी। तो इन दो साइंटिफिक पैरामीटर्स के हिसाब से इस चीज़ का फैसला किया जाता है कि क्या सेफ है और क्या नहीं और कितनी मात्रा में। अब इसमें आपने मुझसे पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा सकती हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे खाने में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है फाइबर, डाइटरी फाइबर, जिसके कि बहुत सारे अहम रोल उसके हमारी बॉडी में होते हैं। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ढंग से काम करे, हम जब सुबह निवृत्ति के लिए जाते हैं तो हमारी बावल मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत स्मूथ हों, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रहें, ओवरऑल हार्ट हेल्थ मेंटेन रहे और साथ में ये शुगर की स्पाइक्स ना हो। तो जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, शुगर बहुत ज़्यादा है पर फाइबर नहीं है, वो एकदम से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि यदि कोई अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है और उसको दिक्कत आ रही है, तो वो मिठाई, कैंडीज़, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, शुगर वाले फ्रूट जूसेस, चाहे आपने घर में भी जूस निकाला है ना, उसको भी आप ना पिए क्योंकि फाइबर उससे हट गया, वो एकदम से आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। वहीं अगर मैं फलों की बात करूँ तो फलों के अंदर फाइबर भी होता है। तो कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल हो गया या पेयर हो गया, इनको आप अगर मॉडरेशन में खाते रहते हैं और इसकी अति नहीं कर देते, और यदि आपको उसको बहुत शौक है, जैसे अभी आम का मौसम भी ऑफ लेट रहा, तो उसमें कई लोग मुझसे सवाल पूछते थे कि मेरा शुगर लेवल ठीक नहीं रहता पर क्या मैं आम खा सकता हूँ। तो इसका भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स आंसर है कि मैं लोगों से कहती थी कि भाई उसके लिए आप पहले ये बताओ कि आपका HbA1c क्या है, फास्टिंग शुगर कैसी रहती है, सारे पैरामीटर्स को देखा तो किसकी कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, जवाब उसके हिसाब से आएगा। फिर इस हिसाब से भी आएगा कि भाई यदि आपको आम खाना है तो मैं आपसे ना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जीवन के अंदर यदि कोई ऐसी समस्या है जिससे कि हम परेशान हैं तो वो एक मानसिक समस्या नहीं बन जानी चाहिए कि अरे अपनी पसंद की सारी चीज़ों पे गिव अप करना पड़ा। तो वहाँ पर भी ये है भाई, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आपने आम खा लिया, फिर आप 4 घंटे के लिए रुक गए, फिर 2 पीसेस खा लिए, फिर 4 घंटे के लिए रुक गए, जिससे कि एकदम से शुगर स्पाइक ना हो। तो यहाँ पर भी जीवन के हर ही एस्पेक्ट की तरह चीज़ें सफ़ेद और काले, 0 और 1, सही और गलत में नहीं है, ग्रे एरिया है, पूरा स्पेक्ट्रम है, और उसे ही साइंस और गाइडेंस के माध्यम से समझकर हमें अपना बैलेंस ढूंढना है। एग्जैक्टली, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की है, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो हमें सारी चीज़ों से अब परहेज़ करना पड़ेगा। तो जितने भी मेरी ऑडियंस में लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिल गई कि हाँ, हम खा तो सब कुछ सकते हैं, बस मॉडरेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, आपने बोला कि आप ना अति मत करें किसी भी चीज़ की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल पसंद है और मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं दिन में कितना एप्पल खा सकती हूँ और कितना फ्रूट खाना आइडियल होता है? सो इसका जवाब इस पर ही निर्भर करेगा, आपका HbA1c जो है उसका लेवल कितना है, आपकी फास्टिंग शुगर कितनी है, खाना खाने के बाद शुगर कितनी चली जाती है, अभी आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो इतने डीरेंज्ड हैं कि दवाई की मदद लेनी पड़ रही है या फिर इंसुलिन ही लेना पड़ रहा है या फिर ऐसे ही जीवन चल रहा है। तो वो डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज़। वो क्या है, तो उसके लिए एक जो जेनेरिक रिकमेंडेशन देना कि हाँ इतना खा लेना चाहिए, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक और सेफ दोनों ही नहीं है। पर मैं आपसे कुछ जनरल बातें जरूर कह सकती हूँ। एप्पल भी उन फ्रूट्स में से है जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं होता, इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। तो आप किसी भी फ्रूट के साथ ये रूल रख सकते हैं कि भाई अगर आपने एक मीडियम साइज्ड एप्पल लिया तो कोशिश करें कि वो एक बार में आप ना खाएं, उसको आप स्प्लिट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना ब्रेकफास्ट खाते समय फ्रूट्स खाने के आदी हैं, अभ्यस्त हैं, या फिर आप उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो उसका एक छोटा पोर्शन आप खा लें। फिर शाम के समय 5 बजे के आसपास अगर आपको लगता है कि भाई अब ऐसा समय है जहाँ पे कि लंच किए हुए समय हो गया, भूख लग रही है बट डिनर को टाइम है, तो एक हेल्दी स्नैक में आपने फिर बाकी का आधा एप्पल जो है उसको इंक्लूड कर लिया। इस तरीके से आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को खाते हैं जिसमें कि आपको शुगर को लेकर के आशंका है कि कहीं मुझे समस्या तो नहीं हो जाएगी, तो हमेशा प्रोटीन और फाइबर रिच चीज़ के साथ उसको कंबाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा शुगर लेवल मेंटेन रहे और मैं इसमें स्ट्रगल कर रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं फल भी खाना चाहती हूँ, तो मैं इसको ज़रूर अपने नट्स एंड सीड्स के साथ कंबाइन करूँगी, जिससे कि मुझे वहाँ से प्रोटीन भी मिले और फाइबर भी मिले और ओवरऑल ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है कंबाइंड इस सारी चीज़ों का वो थोड़ा नीचे आ जाए।
सो द कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर अब मैं अपनी टीम को भी हैंड ओवर करूंगी क्वेश्चंस के लिए, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपने ना फ्रूट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया हमें कि फ्रूट्स किस तरह से हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और किस तरह से मॉडरेशन में हमें खाने हैं। एक सवाल जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे यूजर्स पूछते हैं वो है, फल खाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस टाइम पर मिलता है अगर हम फल खाते हैं तो? जी, तो फल खाने का जो सबसे अच्छा समय है वो कौन सा है, इस सवाल का भी उत्तर देने के लिए वहां पहुंचते हैं कि कौन सा समय नहीं खाना चाहिए। ओके। सो जिस टाइम आप अपनी बाकी की मील्स ले रहे हैं, एक तो उस समय आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब रोटी ले रहे हैं उससे भी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है ना। इसी तरीके से चावल खा रहे हैं उससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। अब आपने इसमें साथ में अगर फल भी डाल दिया तो वो इंसुलिन बेचारा जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, उसको हमने कितना ओवरवर्क कर दिया। ये वही बात है ना, एक छोटे बच्चे को सारा होमवर्क हमने, सारा असाइनमेंट एक साथ दे दिए सारे सब्जेक्ट्स के, हम वो ना करें। ठीक है, ये चीज़ हम बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि हम फ्रूट को किसी भी मेजर मील ऑफ द डे के साथ कंबाइन ना करें जिसमें कि पहले से ही जो कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज हैं वो मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, अच्छा समय कौन सा है, मैं सबको एनकरेज करती हूँ कि फ्रूट्स को आप एज स्नैक लीजिए। आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब आपको वो एनर्जी स्लम्प आता है और भूख लगती है, और लंच और डिनर के बीच में जब ऐसा होता है कि लंच करे हुए समय हो चुका है, डिनर आने में समय है, तो समोसे की जगह आप फल खाइए। पर यदि आपके लिए अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करना एक चैलेंज है तो उसको कंबाइन कर लीजिए थोड़े भुने चनों के साथ, मखाने के साथ, नट्स एंड सीड्स के साथ, जिससे कि आपको फाइबर और प्रोटीन भी साथ में मिल जाए एंड शुगर का जो रेगुलेशन है, शुगर लेवल का जो रेगुलेशन है, वो आपकी बॉडी के लिए आसान हो जाए। परफेक्ट। सो अब मैं चाहूंगी मेरी टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो भी अपने अपने सवाल आपसे पूछें। जरूर। हाय डॉक्टर, आयुर्वेद में 6 रस हैं और 6 रस में सबसे ज्यादा पसंद हमें मीठा है। इतना पसंद है कि हम जबान के अंदर मिठास ढूंढते हैं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, वो बचपन से आम खाता आ रहा है ना, या बचपन से वो त्योहार पर मिठाई खाता आ रहा है, जैसा कि आपने अभी बताया कि उससे एक मेंटल टोल बढ़ जाता है कि मैं बचपन से जो काम करता आ रहा हूं वो अब नहीं कर पा रहा हूं किसी बीमारी की वजह से। तो मान लीजिए एक कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो से डायबिटीज, रैंडम ब्लड शुगर उसका 250 के आसपास रहता है, इंसुलिन नहीं लेता है, आने वाले त्योहारों का सीजन जो है उसमें क्या कोई ऐसी रेसिपी है, ऐसा कोई तरीका है जो वो अपनी मिठाइयाँ इंजॉय कर सके, घर पे बना के कर सके, बाहर की ना खा सके? तो आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके सवाल में जो जवाब का आधा हिस्सा है वो छुपा हुआ है। आपने कहा कि हम हर जगह मिठास ढूंढते हैं, लोगों की ज़बान में भी, और हमारे उनके साथ जो भी वार्तालाप होते हैं, मुलाकातें होती हैं, उनमें भी हम मिठास ढूंढते हैं। तो इससे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। चलिए आपसे ही सवाल पूछती हूँ, आपको क्या फिजिकल या फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इन हंगर्स का डिफरेंस मालूम है? एक टर्म होती है फिजियोलॉजिकल हंगर, एक होती है साइकोलॉजिकल हंगर। क्या आप जानते हैं इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा मेरे लिए दोनों सेम है। सेम है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपके जो दर्शक हैं उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से एजुकेट करना चाहूँगी, क्योंकि यदि इस डिफरेंस को कोई समझना सीख ले तो हमारी जो कंट्री में या फिर ग्लोबली जो एक ओबेसिटी एपिडेमिक है जिससे कि हम जूझ रहे हैं, लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स मिलेंगे उससे निजात पाने के लिए। देखिए, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल हंगर, हम सब लोग काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी हमारी जो बॉडी है वो कैलोरीज खर्च कर रही है। जब मैं सो रही हूँ उस समय भी मेरी जो बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस हैं, मेरे दिल का धड़कना, सांसों का चलना, इन सब के अंदर भी मेरी बॉडी जो है वो कार्यरत है और कैलोरीज को निरंतर खर्च कर रही है। सो हर समय जो कैलोरीज हैं वो तो खर्च हो रही हैं। ठीक है, तो खाना खाने के लिए इच्छा पैदा होना, जिसे हम बोलते हैं भूख, वो एक बड़ी स्वाभाविक चीज़ है जो कि हमें जीवित रखती है। जब लोग बहुत बीमार हो जाते हैं तो उनको भूख लगनी बंद हो जाती है ना, और उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, क्योंकि भूख लगना इस बात की एक निशानी है कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो ये जो खाना हम खाते हैं इसके माध्यम से वो कैलोरीज हमारे शरीर में वापस आती हैं जो कि हमने गंवाई होती हैं दिन भर, रेस्ट करते समय भी, काम करते समय भी, बातचीत करते समय भी। तो ये जो भूख हमें लगती है, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल हंगर, एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना जो कि हमें जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल हंगर की, जो आपने बोला, मिठास ढूंढते हैं, है ना, कनेक्शन ढूंढते हैं, अच्छी यादें बनाना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं इमोशनल हंगर, इमोशनल ईटिंग। कि खाने से जो वो क्षणिक सुख हमें मिलता है वो हमें इतना अच्छा लगता है कि कई बार हम कई अनकंफर्टेबल इमोशंस को नंब कर रहे होते हैं उसके माध्यम से। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे प्यार से बात नहीं की
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे घर में जो दाल रोटी सब्जी दही सलाद है मैं इनको नहीं देखूंगी, मैं घर जाऊंगी हॉट चॉकलेट फज ऑर्डर करूंगी और उसको खाऊंगी, क्योंकि वो जो क्षणिक सुख मुझे मिलेगा उसे खाने के बाद, वो कहीं ना कहीं जो मेरे वेरी वेरी अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं, देखो एनर्जी कितनी लगेगी, बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करूंगी, पहले वो मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी, फिर वो मुझसे 4 बुरी बातें बोलेगी, फिर मैं उसको मनाऊंगी, बड़ी शक्ति लगेगी ना, फिर जाके दाल रोटी हजम होगी। यहाँ आसान है यार, फ़ोन मैंने ऑफ कर दिया, नोटिफिकेशंस ऑफ, अब चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो हम बेसिकली मीठे को मिस नहीं कर रहे, हम उस इमोशन को मिस कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ी गहरा मनोविज्ञान यहाँ छुपा हुआ है ना। तो उस भावना को रिक्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मीठा ही हो, ठीक है, वो एक इमोशनल हंगर है जो ज़रूरी नहीं है कि मीठे से ही सेशिएट हो। अब इसका दूसरा जवाब कि इसके अंदर हम किस तरह की ऐसी रेसिपीज़ को ला सकते हैं इन पिक्चर जो कि हमारे लिए उतनी ख़राब ना हो जो कि मार्केट की एक मिठाई है। तो उसमें भी यही बात है कि मान लीजिए कि मैं मार्केट से एक ऐसी मिठाई लेकर के आई हूँ जिसमें कि सिर्फ मावा और चीनी है, वो मुझे बहुत नुकसान करेगी। पर वहीं अगर मैं ऐसा करूँ कि थोड़ा अंजीर ले लूँ, थोड़ी खजूर ले लूँ, उसमें बहुत सारे नट्स एंड सीड्स डाल दूँ, तिल डाल दूँ और उसको एक छोटी मात्रा में ले लूँ सिम्बॉलिकली टेस्ट के लिए, तो उससे वो वाली फीलिंग भी मैंने रिलिव कर ली और अपना इतना नुकसान भी नहीं किया। तो जो इसमें जवाब है वो यही है कि हमें साइंटिफिक तरीके से ही चलना है, 0 और 1 है ही नहीं, और अपनी स्थिति के हिसाब से ही हमें फैसले लेने हैं। इसमें हमें इतनी भी रिजिडिटी नहीं रखनी कि भाई अगर मैंने मार्केट वाली वही वाली मिठाई नहीं खाई तो दिवाली दिवाली नहीं है ना, उसके नए रूप ढूंढने हैं। क्योंकि जीवन यदि देखा जाए तो वो तो बदलाव का ही नाम है ना। पहली बार सब कोई ABCD भी सीखता है, घर वालों को छोड़ करके हॉस्टल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, शादी भी करता है, तो वो तो एक प्रोसेस है। पर वो जो इमोशनल मिठास आपने बोली है ना, उसको जीवन में बना करके रखना बहुत ज़रूरी है, और उससे डायबिटीज़ नहीं होगा। मैं बताऊँ आपको क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज़ है इसको और ज़्यादा बढ़ाने में एक हार्मोन का बड़ा रोल होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जितना आपके रिश्तों में मिठास होगी, जिह्वा पे मिठास होगी और लोगों से इंटरेक्शंस में होगी, उतना कॉर्टिसोल नीचे रहेगा और डायबिटीज़ होने की संभावना घट जाएगी। तो ऐसी मिठास रखिए जैसे कि वैसी मिठास लेने में फिर दिक्कत ना आए। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इस सवाल का आंसर दिया डॉक्टर, और सुरेंद्र जी आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड होंगे डॉक्टर के आंसर से। अब मैं चाहूँगी मेघा आप अपना सवाल पूछें। डॉक्टर, मेरा जो सवाल है, अभी मेरी मम्मी का जैसे अर्ली मेनोपॉज हो गया था। अच्छा। शी वाज 43-44 के अराउंड में, और उनके पीरियड्स बंद हो गए। और जैसे उनके पीरियड्स बंद हो गए तो उनका जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराया हमने तो वो प्री डायबिटिक निकली। अच्छा। तो मेरे यहाँ 2-3 सवाल हैं। अगर वो अभी प्री डायबिटिक है तो बाई एनी चांस क्या मुझे भी डायबिटीज़ होने का खतरा होगा? एंड दूसरा कि उन्हें अर्ली मेनोपॉज आया तो क्या इस वजह से भी एक रीज़न है कि वो डायबिटीज़ की तरफ उनका ज़्यादा जो है वो बढ़ गया? उसके बारे में ठीक है। तो आपने जो मुझसे सवाल पूछे उसमें हम पहले सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या डिस्लिपिडीमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इन सब के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं जेनेटिक्स और एक होते हैं लाइफस्टाइल। जेनेटिक्स यानी कि हमें अपने माता पिता से विरासत में जो भी जीन्स मिली हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है उनके जैसी हों, बड़े रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। एक तो वो डिसाइड करते हैं कि हम किस बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन हैं, और दूसरी चीज़ होती है लाइफस्टाइल। ठीक है। तो आपकी मदर के साथ ऐसा हुआ, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा आपके साथ भी होगा, है ना। और जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो भी ऐसे कहना बहुत मुश्किल है कि वो जीन्स आपको मिले या नहीं मिले, क्योंकि अगर आप अपने माता और पिता को देखें तो हर एक एस्पेक्ट में आप उनसे बहुत डिफरेंट भी होंगे और कुछ कुछ चीज़ें मिलती भी होंगी। तो उसी तरह से सिर्फ इतनी जानकारी पर कह पाना कि आप उसके लिए प्रीडिस्पोज होंगे या नहीं, वो संभव नहीं है। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कि मेनोपॉज के बाद उनको पहली बार ऐसा हुआ कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, तो हाँ, मेनोपॉज एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है एक फीमेल की बॉडी के लिए, जिसके अंदर की बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। कई बार बहुत सारा विसरल फैट जो है वो भी बढ़ जाता है उस समय पे, जो हमको डायबिटीज़ के लिए भी प्रीडिस्पोज करता है। इसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उस समय पर बढ़ जाती है। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति में होने के कारण कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रीडिस्पोजिशन प्री डायबिटीज़ के लिए बना हो सकता है, इसकी एक संभावना है। पर निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप अपने डॉक्टर से पूरे टेस्ट, एग्जामिनेशंस एंड एक डायग्नोसिस ना बनवा लें। पर हाँ, प्री डिस्पोजिशन शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी अभी प्री डायबिटिक डायग्नोस हुई हैं, तो प्री डायबिटिक है तो क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, या फिर कितने चांसेस होते हैं, या क्या हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि प्री डायबिटीज़ भी डायबिटीज़ में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए? सो यदि कोई प्री डायबिटिक है तो और उसको ये अवेयरनेस आ जाए कि भाई मुझे इसका रिवर्सल करना है, तो वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि बात अभी इतनी नहीं बिगड़ी है कि उसे संभालने में बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़े। तो एक प्री डायबिटिक के लिए अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना रिलेटिवली ईजियर है एज़ कम्पेयर टू समबडी जिसकी बीमारी बहुत लंबी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में भी सिवियर हो चुकी है। तो इसके अंदर यदि वो अपनी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स पे ध्यान दें, जिनको कि यदि मैं ब्रॉडली बोलूँ तो 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली तो ये कि हम अपनी डाइट इस तरह की रखें कि उसमें इंसुलिन की स्पाइक्स ना हो, फाइबर अच्छा हो, प्रोटीन अच्छा हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो, उससे बहुत मदद मिलेगी। डाइट में जो डिफरेंट चीज़ें हम थ्रू आउट द डे ले रहे हैं, उसको हम इस तरह से स्पेस आउट करें, शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स, जिससे कि इंसुलिन के ऊपर भी बहुत दबाव ना आए ना। दूसरी चीज़ ये कि हम एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब महिलाओं में बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, स्पेशली कि हम 43-44 के हो गए तो हमारे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से कहीं ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मसल मास होगा उतनी ज़्यादा आपकी जो बॉडी की क्षमता होगी फैट परसेंटेज को कम रखने की, वो बढ़ेगी, और उतनी ही कम संभावना होगी कि फ्यूचर में आपको लाइफस्टाइल डिजीजेज हों। सो मैं ये बात सभी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं ये खाली आदमियों के लिए हैं, ये आपके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, इफ़ नॉट मोर। वाई डू आई से इफ़ नॉट मोर? क्योंकि विमेन इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर गुजरती हैं कि वो परिस्थिति उनकी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों के लिए बहुत डिस्टेबलाइजिंग हो सकती है यदि वो इसमें ठीक एफर्ट्स ना करें। सो डू एक्सरसाइज एंड डू स्ट्रेंथ ट्रेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पे जैसे आपने जी। एक्सरसाइज का बोला ना, तो जो इंडियन होम मेकर्स होती हैं उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो घर का काम कर रही हैं सारा, तो उनकी एक्सरसाइज वहीं हो गई। तो इसमें भी प्लीज़ बता दीजिए कि क्या सच में घर का काम भी एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है, या अलग से एक्सरसाइज करनी होगी अगर प्री डायबिटिक को ना रिवर्स करना हो? तो आप अपनी मम्मी से एक बात कहिएगा, उनसे पूछिएगा कि मम्मी आप ये बताना कि जब आप बर्तन धो रहे हो या मान लो कि आप स्लैब पर कपड़ा मार रहे हो, तो क्या उस समय आपका हार्ट रेट बढ़ता है या आपको लगता है कि मैं पसीने पसीने हो गई? ऐसी कुछ फीलिंग्स आती हैं? तो क्या आप अपने जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एक हद के ऊपर चैलेंज कर पाते हो घर के काम करते हुए? आप उनसे पहला सवाल ये पूछना। मुझसे जो भी सवाल पूछता है मैं बदले में सवाल पूछती हूँ, ठीक है? तो आप भी मेरा स्टाइल अपना लो, ठीक है? दूसरी चीज़ इसके अंदर आप उनसे ये पूछना कि जब आप कभी घर का काम करते हो तो क्या उसके अंदर एक सेट ड्यूरेशन तक करते हो कि कम से कम 30 मिनट्स का स्ट्रेच है? नहीं होता है ना। और तीसरी बात यह है कि क्या उसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बैलेंस दिखता है कि इससे मेरी स्ट्रेचिंग हुई, इससे मैंने वेट बियरिंग की और मेरी मसल्स के ऊपर एक चैलेंज आया कि उनको ग्रो करना है और स्ट्रॉन्गर होना है, या फिर मेरा जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चैलेंज हुआ। सो इसका जो आंसर निकलेगा वो ये निकलेगा कि आपकी मम्मी जो अभी कर रही हैं वो फिजिकल एक्टिविटी की श्रेणी में आती है, एक्सरसाइज की श्रेणी में नहीं आता, अनलेस कुछ वो ऐसा बहुत ही रिगरस काम कर रही हो किसी एक पर्टिकुलर दिन पे जिसपे कि ये सारी बातें जो है वो पूरी हो जाती हैं जो मैं कह रही थी। बट वैसे ये फिजिकल एक्टिविटी की श्रेणी में आती है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती। यानी कि अगर मैं जाती हूँ जिम और 1 घंटे वर्कआउट करती हूँ और बाकी सारे दिन बैठी रहती हूँ कुर्सी पर, तो भी मेरे हेल्थ आउटकम्स अच्छे नहीं होंगे। फिर ये काफ़ी नहीं है कि मैंने 1 घंटे जिम कर लिया, और ये भी काफ़ी नहीं है कि मैंने पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी की और मुझे लगा कि ये एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट बन गया। तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, और एक्सरसाइज के अंदर भी ये चाहिए कि उसके अंदर हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हों, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो, और जो कार्डियो जिसको हम बोलते हैं वो भी ज़रूर हो। तीनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि वो क्या कर सकती हैं, मैंने आपको उसमें बताया कि डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज। तीसरी चीज़ जिसको कि इंडियन विमेन, होम मेकर्स हो चाहे वर्किंग विमेन हो, जो भी हो, सबसे कम तवज्जो देती हैं वो है स्लीप। एग्जैक्टली। उनको लगता है कि सारा जो विश्व का कार्यभार है या पृथ्वी का कार्यभार है वो मेरे नाजुक कंधों पर है, और रात को जब मैं सो रही हूँ तो ये सारा घर चमकता हुआ दिखना चाहिए, मालूम नहीं कौन आ रहा है उसको देखने के लिए। और फिर मुझे सबसे पहले उठना है जिससे कि जब मेरे हस्बैंड अपना टिफिन खोलेंगे ऑफिस में तो उनको स्वादिष्ट लगे, बच्चा जब स्कूल जाएगा वो टिफिन खोले तो उसको भी लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं
मुझे वैलिडेशन ही तब मिलेगा जब मेरा घर चमकेगा और मेरे खाने की सब लोग तारीफ करेंगे। ट्रू। और आपको लगता है कि वर्किंग विमेन इस सोच से क्या ऑब्लिवियस हो पाती है? बिल्कुल नहीं। वो एक और जिम्मेदारी साथ में लेकर चल रही होती है कि ये सब तो होना ही है, और फिर जब मैं काम पे जाऊं तो भी कोई ये ना बोल दे कि अरे यार इसका तो बच्चा है, ठीक से सोती नहीं है, इधर आके चिक चिक करती है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। सो द थिंग इज कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि नींद ही वो समय है जहाँ पे कि आपकी बॉडी जो है ना, एक बड़ी अच्छी सेंटेंस मैंने पढ़ा था, रेस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल एक्टिविटी। वाओ। यदि आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी एक्टिविटी में 100% नहीं दे सकते। तो जब आप सोएं, आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर सोएं, वो आपका हक है। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी स्लीप में कई सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी का रिपेयर करते हैं, और इनफैक्ट हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ हैं उसको भी बढ़ाते हैं। आप लोगों ने मालूम नहीं कभी एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, अगर मान लीजिए हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच करके सोते हैं तो कई बार ये होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम उसका एक हल अपनी तरफ से निकाल कर उठते हैं। मैं ये करने वाला हूँ सुबह उठते ही, Exactly. आज ये करने वाला हूँ। क्योंकि रात को जब आप सो रहे थे, हमारी स्लीप की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो उसमें एक ऐसी स्टेज होती है जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को डेवलप करने में मदद करती है। एक ऐसी होती है जो कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन निकाल रही होती है, टेस्टोस्टेरोन निकाल रही होती है, ऐसी बहुत चीज़ें निकाल रही होती है जो कि रिपेयर फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो नींद इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। आप कितना अच्छा खाना खा लोगे, आप कितनी एक्सरसाइज कर लोगे, सोओगे नहीं, दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। और चौथी चीज़, अपने इमोशंस का मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ज़रूरी नहीं है कि ये काम उसी इंसान को करना है जो कि फुल ब्लोन किसी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में है। हम सब लोग जैसे कि ब्रश करते हैं कि कैविटी ना हो जाए, उसी तरीके से हमें अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करना है। क्योंकि जो ये हम सोचते हैं ना कि दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंटिन्यूअम है और ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो वही बात है, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर आप पूरे दिन तनाव में हैं, तो उस केस में भी आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो उस तरह से रिवर्स नहीं हो पाएगा, जो कि स्ट्रेस फ्री शब्द तो मैं यूज नहीं करूंगी, बड़ा खराब शब्द है, इमोशनल मैनेजमेंट के साथ हो पाएगा। क्योंकि देखिए स्ट्रेस का तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। सड़क पार कर रही हूँ और स्ट्रेस ही नहीं है कि एक्सीडेंट ना हो जाए तो फिर अपना ध्यान ही नहीं रखूंगी। स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इमोशनल मैनेजमेंट दैट इज समथिंग जिस पे जरूर वो काम करें। बिल्कुल। डॉक्टर, मुझे ना मेघा के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड करना था। जब आप प्री डायबिटीज़ के बारे में बात करी थी कि प्री डायबिटिक क्या स्टेज होती है, मुझे आपसे थोड़ा रेंज के बारे में डिस्कशन करना था, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर हम रेंज की बात करें तो प्री डायबिटिक का क्या रेंज होता है और कितना टाइम लगता है अगर हम सही से अपनी लाइफस्टाइल को ना मैनेज करें और डाइट में, खान पान में हम कुछ चेंजेस ना करें और सही से खाएं नहीं, मॉडरेशन ना हो अगर चीज़ों का, एक्सरसाइज ना करें, तो कितना टाइम लगता है प्री डायबिटिक जो व्यक्ति है उसको फुल्ली डायबिटिक होने में? अच्छा, तो ये सवाल जो आपने पूछा, अगर आप किसी भी बायोलॉजिकल साइंस के बात करें, किसी भी फिनोमेना की, खाली डायबिटीज की ही नहीं, तो इसके अंदर आंसर्स हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब प्री डायबिटीज जिसको हुआ है, ठीक है, वो मैन है या वो वुमन है, वो किस एज का है, उसका इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो कितनी स्ट्रांग है, इन बातों पर चीज़ें निर्भर करती है। पर मैं आपसे एक नंबर ज़रूर इसमें शेयर करना चाहूँगी, सिंस आपने बोला नंबर्स लोग जानना चाहते हैं। True. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप एक डिटर्मिन्ड इंडिविजुअल हैं और आपने बहुत सारी एक्सरसाइज की, इमोशनल मैनेजमेंट की, फिजिकल एक्टिविटी करी, अच्छा सोए, अच्छा खाया, और आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया, यानी कि अब आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं और उसके बावजूद जो आपके ब्लड शुगर लेवल हैं वो सही रेंज में आ रहे हैं, तो 3 months वो एक ऐसा टाइम है जिसके बाद आप बोल सकते हो कि मैंने डायबिटीज़ रिवर्स कर ली। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो आके ऐसा बोलते हैं कि आपने हमें रिकमेंडेशंस दी, हमने 2 हफ्ते आपकी रिकमेंडेशंस बड़े अच्छे से वो कर दी, थैंक यू, अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हमारे सारे ठीक आती हैं। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप उसमें मत रहिए बिल्कुल भी, है ना। जब ऐसा हो जाएगा कि आपको बिना दवाई के 3 महीने हो जाएंगे और उसके बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ठीक आएगा, तो हम कहेंगे कि हमने रिवर्सल कर लिया। और इसमें एक और बात, क्या रिवर्सल परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। रिवर्सल वो सिर्फ तभी तक है जब तक आप उन हेल्दी प्रैक्टिसेस को बरकरार रखे हुए चल रहे हैं। यदि आपका मसल मास कम है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, गट हेल्थ बहुत पुअर है, और इन चीज़ों पर काम करके आपने 3 महीने तक ऐसा अचीव कर लिया कि मेरे शुगर लेवल नहीं बढ़ा, और फिर आप इस गलत फहमी में चले गए कि बीमारी ठीक हो गई और आपने वो एफर्ट्स छोड़ दिए, तो फिर आप ढलान वाले रास्ते पे जाने लग जाएंगे। धीरे 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 कुछ हफ्ते पता नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एक रेजिलियंस होती है कि एक चेंज आया है
तो वो बॉडी का जो नया बायोकेमिकल एनवायरनमेंट बना है, हार्मोनल एनवायरनमेंट बना है, वो रेजिस्ट करेगा अब एक चेंज को। अच्छा। पर जब आप वो पुराने तौर तरीकों पर चले जाएंगे और आपको लगेगा क्योंकि मेरी बीमारी ठीक हो गई है इसलिए अब तो कोई बात ही नहीं है, तो आप अल्टीमेटली वहाँ खुद से वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बड़ी डायनामिक हैं। आपका मसल मास, आपका विसरल फैट, आपकी इन्फ्लेमेशन, गट हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीज़ें मिल कर के आपको एक स्टेट में लेकर के जाती हैं जिसे हम बोलते हैं कि आप बीमार हैं या आप स्वस्थ हैं। तो इट इज़ टोटली योर एफर्ट, टोटली योर एफर्ट। हेलो डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल है कि हम लोग डायबिटीज़ को अक्सर कंट्रोल डाइट में देखते हैं कि कंट्रोल करना है हमें अपनी डाइट को, कि हम उसमें ये चीज़ नहीं खा सकते, ये चीज़ नहीं खा सकते। सो बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खा सकते, लेकिन क्या हम इसमें चीट डे ऐड कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों को खाने का तो शौक है, अब बोला जा रहा है कि नहीं खाना तो हम नहीं खा रहे हैं, पर एक आध दिन तो चलता है ना आई गेस, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं या क्या ये पॉसिबल है कि हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी और उसमें कोई इशू नहीं होगा अगर हम चीट डे लेते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम किसी भी संदर्भ में एक दिन के लिए चीटिंग कर सकते हैं? किसी भी संदर्भ में? नहीं मैम जी। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप चीटिंग शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी जो कॉनोटेशन है बड़ी नेगेटिव है। जी। आप बोले डिस्क्रिशनरी मील, यानी मैं अपने डिस्क्रिशन पर कुछ खा रही हूँ, है ना? क्योंकि चीटिंग तो एक ऐसा शब्द है जो कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये नहीं करनी है ना? तो क्यों हम अपने आप पे चीटर का लेबल लगाएं? भाई इंसान है, मन किया, खाना है, खा लिया, तो हम चीटर कैसे हो गए? तो आप बोले डिस्क्रिशनरी मील, जो कि मैं अपने डिस्क्रिशन पे खा रहा हूँ, तो इसके लिए भी जवाब यही है कि अगर एक दिन हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो ऐसा नहीं है कि हमारी बीमारी वापस आ जाएगी, बट उस दिन में अगर हम बिल्कुल ही ऐसे चले गए कि मॉडरेशन के प्रिंसिपल को हमने छोड़ दिया, हम बोलते हैं ना मध्यम मार्ग, यदि उस मध्यम मार्ग से हम हट गए तो बिल्कुल क्षणिक उसमें हमारे साथ ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि ब्लड शुगर एकदम ही स्पाइक कर गई और हमें बहुत सिम्टम्स आने लग गए खराब वाले, है ना? या फिर हमने, कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हमने बहुत खा लिया, फिर बहुत घंटे तक हम नहीं खाएंगे कि कैलोरीज हमारी बैलेंस हो जाए, तो ब्लड शुगर एकदम डिप भी कर सकता है कि आपने अपनी दवाई तो वैसे ही ली, इतने लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाया, ब्लड शुगर डिप ही कर गया। तो उस समय आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप मॉडरेशन नहीं एक्सरसाइज करें। पर क्या इससे आपकी बीमारी ही फुल फ्लेजेडली वापस आ जाएगी? ऐसा नहीं है कि बीमारी ही उससे वापस आ जाएगी। तो इसके अंदर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि जो आपकी डिस्क्रिशनरी मील्स हैं उसके अंदर आप डेफिनेटली अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में सोच सकते हैं कि मेरा क्या खाने का मन कर रहा है, और उसके अराउंड चीज़ों को वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरी मिठाई खाने का मन है, तो मैं ज़रूर उसके अंदर ऐसी चीज़ों को डालने की कोशिश करूँगी कि भाई उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा हो। मैं नट्स एंड सीड्स उसके अंदर ज़रूर डालूंगी, तिल डालूंगी, कहीं ना कहीं मैं उसमें पीनट्स भी डाल दूंगी, चने भी कूट करके डाल दूंगी, और बाकी चीज़ें जो डालना चाहती हूँ डाल दूंगी, जिससे कि वही चीज़ का मेरे शरीर पे दुष्प्रभाव ना हो, है ना? तो आप वो अपने डिस्क्रिशन पे चीज़ें ज़रूर लें, ये ना सोचें कि अगर मैंने एक बार कुछ खा लिया तो वो बीमारी ही वापस आ जाएगी। और एट द सेम टाइम चीटिंग शब्द तो इस्तेमाल ही मत कीजिए। अब हम बोलेंगे डिस्क्रिशनरी मील। हाय डॉक्टर, मील की यहाँ बहुत बात हो रही थी तो मुझे लगा कि फास्टिंग पे मुझे कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पे भी एक डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको फास्टिंग की बहुत आदत है, वो अक्सर फास्ट करती रहती हैं, महिला हैं वो, तो फास्ट करना चाहिए क्या? किसी को नॉर्मल है उनके लिए जो डायबिटिक हैं? तो फास्टिंग को लेकर के मैं कहूँगी, अगर ऐसी स्थिति है कि कोई डायबिटिक नहीं है तो उन लोगों के लिए तो अगर वो फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में बड़ी रेजिलियंस होती है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने की। अब बात ये आती है कि यदि किसी को ब्लड शुगर मेंटेन करने में दिक्कत आती है और वो फास्ट करना चाहता है तो क्या ये रेकमेंडेड है या नहीं। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके कल्चर में, जो आपके घर का कल्चर है, उसमें फास्ट के किस तरह के इंक्लूजन्स हैं। मैंने हिंदुस्तान में लोगों को कई डिफरेंट तरीके के व्रत रखते हुए देखा है, जिसके अंदर कई लोगों का तो ऐसा होता है कि वो निर्जला व्रत रख रहे हैं, या ऐसा व्रत है जिसमें कि वो पूरे दिन नमक ही नहीं ले रहे या पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे, है ना। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो चीज़ें तो खा रहे हैं दिन भर में, और वही 3-4 घंटे के गैप पर जिस तरह से हम खाते हैं वैसे ही खा रहे हैं, पर वो चीज़ों की नेचर बदल जाती है कि आम तौर पर क्या खाते हैं और अब क्या खा रहे हैं। तो किस तरह का फास्ट हम कर रहे हैं उस पर भी इस सवाल का जवाब जो है वो निर्भर करता है। अगर हम इस तरह की फास्टिंग कर रहे हैं जिसमें कि हम एवरी 3-4 आवर्स कुछ ना कुछ खा रहे हैं, जो कि हमारी दवाई के डोज के साथ हमको दिख रहा है कि ऐसे इक्विलिब्रियम पे हम आ चुके हैं कि भाई मैं अपना दवाई लेता हूँ, साथ में इस तरह से खाना खाता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, दिक्कत नहीं आती, तो कोई बात नहीं, फास्ट कर सकते हैं।
पर यदि आप इस तरह की फास्टिंग करने की सोच रहे हैं जिसमें कि आप पूरे पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाने वाले हैं और आप वैसे एक शुगर के पेशेंट हैं जो कि दवाइयाँ भी ले रहे हैं, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और यदि ऐसा आप कभी भी करना चाहें तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्फिडेंस में लें और उनके अप्रूवल के बिना ऐसा ना करें, क्योंकि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो तो अपना काम कर ही रही है शुगर को रेगुलेट करने की, उस हिसाब से कि भाई एक दिन भर में इंसान लगभग कितना खाना खाता है एवरेज, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, उसके बावजूद अब दवाई भी ले रहे हो, है ना। तो उस केस में कई हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर की रजामंदी के बिना बिल्कुल ना करें, जिससे कि वो आपकी सेहत को क्षतिग्रस्त ना करे। अच्छा डॉक्टर, आपने ये भी कहा था अपने जब हम बात कर रहे थे अभी कि मॉडरेशन में किसी भी फ्रूट को लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पे मेरे घर में क्या होता है कि जब कोई फास्ट पर होता है तो वो फल खाते रहते हैं और बहुत सारे फल खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। मतलब मॉडरेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। मतलब वो केजीज के हिसाब से खाते रहते हैं बट हैं डायबिटिक पेशेंट, उनका ये है कि हम तो नेचुरल शुगर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, और कोई सुनता भी नहीं है घर पे। तो इसके बारे में एक बार बताइए कि इसका क्या मतलब, इसको कैसे रेगुलेट करना है और ये कितना हार्म कर रहा है। तो घर पे कोई किसी की बात नहीं सुनता कोई नहीं सुनता। मैं अपनी बच्ची को ग्रेड 1 का होमवर्क नहीं करा पाती अपने आप। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि हम अपने घर के लोगों को पेडेस्टल पे कभी नहीं रखते। तो आप ऐसा करिएगा, उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, वो छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए बात ये नहीं होती कि शुगर नेचुरल है या फिर वो कहीं से एडेड है ना। अब बात ये है कि डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप मिठाई खा रहे हो या चीनी खा रहे हो, उसमें फाइबर नहीं है, एकदम से शुगर बढ़ेगा। बट अगर आप फल जो हैं उनको भी अनरेगुलेटेड वे में खा रहे हो तो अल्टीमेटली बॉडी के लिए तो शुगर ही है ना। किस हद तक आपको फिर फाइबर भी मदद कर देगा, है ना। तो अल्टीमेटली जो शुगर है वो तो शुगर ही है ना। अब बॉडी के लिए तो चैलेंज ही है, जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो कैसे करेगा, है ना। कैसे जो ग्लूकोज है वो टेकअप करेंगे हमारे बॉडी के सेल्स, तो वो एक चैलेंज रहता ही रहता है। तो इसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो मध्यम मार्ग है ना वो अच्छी चीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग हैं, मैं उनको पानी का देखती हूँ कि वो कहते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं हम 4 लीटर पानी पी जाते हैं और बड़े गर्व से आके बताते हैं हम 6 लीटर पानी पी जाते हैं। तो फिर मैं उनसे ये बोलती हूँ कि भाई आपने हाइड्रेशन के नाम पे ये तो सोचा कि भाई मैं बहुत रनिंग करता हूँ, मुझे पसीने आते हैं, बट देखो मैं कितना समझदार हूँ, मैं 6 लीटर पानी पी लेता हूँ। आपकी बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स गए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनका क्या हुआ, है ना। उसको किसने अंदर किया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की जो डेफिसिट क्रिएट हुई उसको किसने रिप्लेनिश किया। तो जस्ट बिकॉज कोई एक चीज़ अच्छी है उसकी यदि हम अति करते रहेंगे और बाकी सारी चीज़ों को पिक्चर में नहीं लाएंगे तो वो हमारा नुकसान करेंगी ही। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए अगर 5 सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स चाहिए, एक में हमने टॉप कर लिया और बाकी चारों को हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो ये वो सिचुएशन हो जाती है एक अच्छी चीज़ को ओवरडू करना। सो शॉर्ट आंसर, अगर आप फ्रूट्स को भी बिल्कुल अनरेगुलेटेड वे में लेते ही रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको दिक्कत होगी। इसलिए फ्रूट्स को भी मॉडरेशन में लें और खाली एक सोर्स की तरह, एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरह देखें, नॉट द सोल सोर्स। तो उसके अंदर भी एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और फास्टिंग में भी हम लोग किस तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे टिपिकली हम लोग कुट्टू लेते हैं, समा लेते हैं, है ना। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे जो गट में बैक्टीरिया होते हैं, सो ले पर्सन टर्म्स में गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि डाइवर्स हों, ठीक है। एक ही जैसा खाना रोज़ नहीं हो, कॉपी पेस्ट। बैड बैक्टीरिया को बहुत सारा शुगर अच्छा लगता है। गुड बैक्टीरिया चाहते हैं कि भाई मेरे पास डिफरेंट सोर्स से अच्छी चीज़ें आएँ जिससे कि हम लोग भी अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो कर सकें। सो फास्ट के अंदर जो हम लोग नेचर ऑफ फूड चेंज करते हैं ना, कि हमने अनाज चेंज कर दिया, जिस तरह की सब्जियां खाते हैं उनको चेंज कर दिया, वो सारी चीज़ें एक्चुअली हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और उनको रेगुलेटेड वे में डेफिनेटली किया जा सकता है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने कहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम डाइट रिवर्सल की बात कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि सिमिलर डाइट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है, नॉर्मली फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जो लेवल है शुगर का वो हर दिन डिफरेंट हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और इसे कैसे ट्रीट किया जाए? इसके पीछे का यही रीज़न है कि आप दिन भर में क्या खा रहे हैं उसके हिसाब से उस चीज़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, जो आपने खाया उसका ग्लाइसीमिक लोड कितना था, इस सब के हिसाब से आपकी जो ब्लड शुगर है वो घटती बढ़ती रही। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि जब हमारे शुगर लेवल सारे ठीक आने शुरू हो गए और ऐसा होते हुए भी 3 महीने हो गए, तब जाके हम बोलते हैं कि जो बीमारी है वो रिवर्स हो गई। तो ये वो स्टेजेस हैं कि हम अच्छा लाइफस्टाइल अपना रख रहे हैं और हमें दिख रहा है कि भाई पहले मेरे जो है ये शुगर लेवल गड़बड़ आते थे, इतनी ज़्यादा बार आ जाते थे,
है ना, तो वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो कम होता जा रहा है, किस हद तक वो गड़बड़ आते थे वो नंबर छोटा होता चला जा रहा है, कितनी बार जो रैंडम रीडिंग्स है उनमें गड़बड़े आती थी वो नंबर कम होता चला जा रहा है। बट अल्टीमेटली ये एक जर्नी का हिस्सा है और हम ये बोल सकते हैं कि फ़िलहाल हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना था, जब बिल्कुल ही गड़बड़ रीडिंग्स ना आते हुए 3 महीने बीत चुके हों। तो आपका जो यही प्रयास है, जो कि मैं बोल रही थी, आप अपना मसल परसेंटेज बढ़ाइए, विसरल फैट को कम रखिए, इन्फ्लेमेशन कम हो, स्ट्रेस कम हो, गट हेल्थ अच्छी हो, इस रास्ते पे आप चलते रहिए, फिर वहाँ पहुँचिए जहाँ पे कि ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज्ड है और फिर वहीं जीवन भर रहें। ये एक तप है, उस पर हमें चलना होगा। और वो जाहिर सी बात है, हम क्या खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, उस खाने की नेचर क्या है इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसीमिक इंडेक्स, क्वांटिटी हमने कितनी ली, ग्लाइसीमिक लोड कितना गया, जब इस चीज़ को हम खा रहे थे हमने इसको स्टैंड अलोन फॉर्म में लिया या ऐसी चीज़ों के साथ कंबाइन किया जिसमें कि प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में थे, या फिर हम पहले ही एक ऐसी चीज़ खा रहे थे जो कि बॉडी के लिए बड़ा मुश्किल है उसकी शुगर को रेगुलेट करना, और हमने उसको एक ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन कर दिया, जैसे मान लीजिए ब्रेड के साथ मैंने जैम भी लगा दिया, है ना, तो डबल ट्रबल हो गई बॉडी के लिए। तो इसके हिसाब से ब्लड शुगर लेवल जो है वो घटता बढ़ता रहेगा। इसलिए हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही खाएं अगर हम डायबिटिक हैं। और इसके अंदर भी अगेन आपकी डायबिटीज़ कितनी पुरानी है, उसमें कितना स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल का कंपोनेंट है, आपका ब्लड शुगर लेवल कितना आता है, अभी आप दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे, दवाई लेते हुए कितनी साल हो गए, क्या आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इन सब पर डिपेंड करता है कि आपकी जो रिकमेंडेशंस है वो किस तरह से कस्टमाइज़ की जाएंगी। कुछ हेल्दी प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए कस्टमाइज़ की जाती हैं, क्योंकि हम लोग सब बहुत डिफरेंट हैं एंड वन साइज डजंट फिट ऑल। परफेक्ट। डॉक्टर, आपने ना अभी बोला कि कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपके साथ में नहीं खाने हैं, जैसे आपने अभी ब्रेड और जैम की बात की, तो आई एम श्योर ऐसे और भी कुछ ऐसे टॉक्सिक फूड कॉम्बिनेशंस ज़रूर होंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करने होंगे। बिल्कुल। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत मीठी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक तरफ तो खा रहे हैं, आप फ्रूट जूस पी रहे हो, ठीक है, जो कि मीठा है, चाहे आपने घर में निकाला है ना, उसके बावजूद भी अब कैसे घर का बना हुआ जूस भी क्यों खराब है, कोई बोलेगा वो तो फ्रूट से बना है, फ्रूट आप बोल रहे हो खा लो, जूस आप मना कर रहे हो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि आप 6 संतरे खा लो, आपके लिए वो एक चैलेंज होगा। वही 6 संतरों का एक जूस निकाल दूँ 1 ग्लास, वो आप गटागट पी जाओगे। Exactly. तो 6 संतरों की शुगर एक साथ में आ गई ना। तो बेसिकली कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि शुगर डेंस हैं, मैदा डेंस हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, प्रोटीन और फाइबर में कम है, उनको साथ में कभी भी ना खाएं। ओके। जैसे कि हमारा ब्रेड जैम हो गया, है ना, इसी तरीके से जो हम टिपिकली अपनी पार्टीज में असॉर्टमेंट लेकर के बैठते हैं कि वहाँ बिस्किट्स रखे हुए होते हैं, Yes. भुजिया रखी हुई होती है, साथ में फ्रूट जूस भी रखा हुआ होता है ना, देन ब्रेड के ऊपर लेयर करने के लिए न्यूटेला भी रखा होता है। Yes. सो बेसिकली इस तरह की चीज़ें हम ना लें। ठीक है, परफेक्ट। एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था डॉक्टर, आई थिंक आपने भी बहुत सुना होगा कॉमनली कि अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो कड़वी चीजें खाओ, उससे ना शुगर एकदम मार देगा वो और शुगर एकदम कंट्रोल में रहेगी। तो मैंने भी ये चीजें काफी कॉमनली देखी हैं कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि आप करेले का जूस पियो, आप लौकी का जूस पियो। तो ये जो चीजें हैं, क्या एक्चुअल में इनका कोई इफेक्ट होता है, एक्चुअल में इफेक्टिव है ये? तो इसमें जो आप करेले वाली बात बोल रहे हैं, करेले में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स डेफिनेटली हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। तो करेला खाना किसी एक डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा एडिशन है उनकी एक डाइट में। हैविंग सेड दैट, ये कड़वे मीठे की लड़ाई नहीं है। ओके। हर कड़वी चीज हमें डायबिटीज से निजात दिलाने में मदद नहीं करेगी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो हर कड़वी चीज भी डायबिटीज की दुश्मन नहीं होती। डॉक्टर, एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि डायबिटीज की जटिलताओं से होने वाली मौतें हर साल लाखों में है जी। हर साल बढ़ती भी जा रही हैं, और ये आंकड़ा देखें लाखों में है, लेकिन जब हम रिश्तों में जाते हैं तो किसी के पिता हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है, और ये अब आने वाली पीढ़ियों की जड़ों में भी पहुंच गई है। 10-10 साल के बच्चों को डायबिटीज है। आज से 30 साल पहले ये स्थिति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज ये स्थिति है। इसके पीछे आप सबसे बड़ा क्या कारण मानती हैं? आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा है और इसके माध्यम से हम लोग इंसाइट्स भी ले पाएंगे डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ गया उसके बारे में, और उसके बाद ही मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को हम क्लोज कर पाएंगे। ये बहुत अहम मुद्दा है जो कि आपने उठाया है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि लास्ट जो 30 साल हैं उसके अंदर जो डायबिटीज़ के आंकड़े हैं बहुत बढ़े हैं, और जब हम चीज़ों को आंकड़ों के रूप में देखते हैं तो वो इतनी हर्टफुल नहीं लगती, पर रिश्तों के उसमें देखते हैं तो वो जो ग्रीफ है कलेक्टिव, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना।
तो ये क्यों बढ़ा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप देखेंगे लास्ट 30 इयर्स को, तो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है और हमारी एक्सरसाइज है उसको बहुत ही बुरी तरीके से कर्टेल किया है। अगर मान लीजिए मेरा कभी ये इच्छा भी होती थी कि मुझे जाकर समोसा खाना है, तो ये मालूम होता था कि भाई जो समोसे वाला है उसकी दुकान है 500 मीटर पे, चल के जाऊंगी, समोसा खा करके वापस आ जाऊंगी। तब ऐसे प्लेटफॉर्म्स तो नहीं थे ना जो कि घर पे आके डिलीवर कर देंगे, ट्रू। नहीं थे। तो हमारी हर ही संदर्भ में जो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा कट गए हैं। सिमिलरली हम लोग सब्जी लेने के लिए 30 साल पहले जाते थे, कोई ना कोई ऐसा होता था ना घर से जो कि जा रहा है, एक थैला लेकर सब्जियां भर के आ रहा है, वॉक करके वापस आ रहा है। दूध लेने जाते थे हम लोग, Exactly. सुबह सुबह का एक रूटीन होता था एक फैमिली मेंबर का कि हम जो दूध है वो लेकर गए डेयरी तक और वहां से हम लोग दूध ले आए। आज अगर आप देखें तो किस तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कट गई है। ऑफिस जाना ही ऑप्शनल हो गया है वर्क ना? फ्रॉम होम। हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, हमारे लिए ऑफिस जाना ही ऑप्शनल हो गया है। क्योंकि अगर व्यक्ति है, अगर मान लीजिए अपनी गाड़ी से भी कहीं जाएगा तो पार्किंग से तो चलेगा ना ऑफिस तक। तो आज हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी इतनी ऑप्शनल हो चुकी है कि ये एक चीज़ है जो कि बहुत हमारे लिए ड्रास्टिकली बदली है लास्ट 30 इयर्स में। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि हम अपने घरों का स्ट्रक्चर देखें लास्ट 30 इयर्स से इन टर्म्स ऑफ फूड, तो यदि हम लोग सेलिब्रेशन के लिए खाना खाते भी थे तो वो एक वन टाइम इवेंट होता था। क्यों? क्योंकि मिठाइयाँ हमको या तो घर पे बनानी पड़ जाएंगी, या पकौड़े भी हमको घर पे बनाने पड़ जाएंगे, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा जो कि अपने आप में हमारा समय और एनर्जी और एफर्ट लेगा। तो हम स्पेशल ओकेजन्स की वेट करते थे। अब क्या हो गया है कि भाई हमें जब भी कुछ भी खाने का मन करता है हम उसको मंगवा सकते हैं और वो 15 मिनट के अंदर हमारे घर के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत आसान हो चुका है। इस वजह से जब भी लोग किसी को ये कहते हैं ना कि भाई इसको डायबिटीज़ हो गया, कई बार मेरे पास लोग इस तरह से आते हैं कि अपने स्पाउस को लेकर आएंगे या पेरेंट्स को लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद बोलते रहेंगे इनका अपने पे कंट्रोल नहीं है, देखो इन्होंने अपना क्या हाल कर लिया। तो मैं इनको बोलती हूँ कि ये इनका दोष नहीं है, ये एक ओबीसोजेनिक एनवायरनमेंट है जिसमें कि हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे पास चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं, जहाँ पे कि खाना अगर मंगवाना है तो 15 मिनट में कुछ भी आ जाएगा, जहाँ सब्जी भी हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दूध भी खुद लेने नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, ऑफिस जाना भी ज़रूरी नहीं है, घर पे हम बैठ सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे कि इतना सारा खाना जो कि प्रोसेस्ड है, न्यूट्रिशियस नहीं है, रेडिली अवेलेबल है, एक्सरसाइज कर्टेल हो गई है, फिर जहाँ पे कि हम लोग पूरे समय अपनी लाइफ को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों की लाइफ से। और ये एक इतनी बड़ी बीमारी है, मैं आपको बता दूं, मेरे कंसल्टेशन सेशंस में जो लोग आते हैं वो यही बोलते हैं कि हमें इतना ख़राब लगता है, मेरी वो फ्रेंड देखो उसकी लाइफ में तो वो चल रहा है पर मेरी लाइफ में ये चल रहा है। तो फिर मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में तो ये चल रहा है पर आपके इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है? वो आपके लिए उल्टा सोच रही है कि आपका सब ठीक चल रहा है और उसका सब गड़बड़ चल रहा है। तो ये जो एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंपेरिजन है, एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ स्टिमुलेशन है ना। पहले लोगों का क्या होता था, मुझे अच्छे से याद है, मेरे जो नाना जी हैं वो ऐसे व्यक्ति होते थे हमारे मोहल्ले में सबसे बूढ़े कि किसी की भी कोई भी समस्या होगी, पारिवारिक होगी या किसी मकान मालिक या किराएदार की होगी, तो वो बैठे हैं, पापा जी उनको सब बोलते थे। लोग आएंगे, उनके साथ अपना जो समस्या है उसका वो समाधान निकालेंगे, क्योंकि बहुत जरिए नहीं है। अब क्या है कि लोगों के पास ऑप्शन है कि हम अपने रिश्तों की दरारों को ठीक नहीं करेंगे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आज OTT के ऊपर मैं मूवी देख लूंगा, मेरी सारी जो फीलिंग्स है वो नम हो जाएंगी, है ना। आज कुछ भी खाने का मैं मंगवा लूंगा, फिर अपनी फीलिंग्स से भाग जाऊंगा। तो उस समय पे हमें पता होता था कि हमारे जो कनेक्शन के साधन है ना या एंटरटेनमेंट के साधन है वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो इस वजह से पड़ोसी से तो बना करके रखनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन चला गया, कहीं ना कहीं वो जो कॉर्टिसोल लेवल्स है इतने बढ़ गए, मेंटल हेल्थ हमारी खराब हो गई। तो देखा जाए तो एक प्रमुख कारण बता पाना तो बहुत ही कठिन कार्य है, पर ये एक पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज है। और जब भी हम लोग बचपन में निबंध लिखते थे ना, विज्ञान है ना, अभिशाप या वरदान, तो मुझे ये लगता था कि तब तो भाई नंबर सही सही मिल जाए उसके लिए बहुत बड़ी कहानियां लिख देते थे। पर आज मैं सच में बैठ करके सोचती हूँ कि मेरा पॉडकास्ट लोग सुन पाएंगे, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित भी हूँ कि ऐसा होगा और बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। पर एट द सेम टाइम देखिए क्या क्या छिन भी तो गया ना। सो प्रमुख कारण यही सारे हैं। अमेजिंग डॉक्टर, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से जितने भी कॉजेज़ हैं मेजर उन पर एम्फेसिस किया है और कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निकल कर बाहर आया है। आई थिंक ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था। आपने हर एक सेगमेंट पे बहुत अच्छे से कॉन्वर्जेसन की, जितने भी हमारे सवाल थे उनको आपने बड़े ही ईजिली और बड़े ही ऑडियंस के तरीके से आपने हर एक सवाल का आंसर दिया, उनको किस तरह से समझ में आएगा। एट लास्ट मुझे आपसे बस ये पूछना है कि अब पता चल गया है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है,
क्या आप उसके लिए कोई 7 डे मील प्लान बता सकती हैं कि वो दोपहर में क्या खाएं, सुबह क्या खाएं, या इवनिंग में वो क्या खा सकते हैं, और डिनर उनका किस तरह से होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको इसमें कुछ जनरल टिप्स बता देती हूँ। एक तो जिनको डायबिटीज़ है वो शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, जिससे कि शुगर की जो है वो स्पाइक्स ना हो बॉडी के अंदर। पहला सबसे इम्पोर्टेंट रूल। दूसरी चीज़ कि वो अपने फाइबर इंटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर उनको कभी मीठा कुछ खाना भी है तो वो फलों के माध्यम से आ जाए, और उसको भी खाते समय साथ में नट्स एंड सीड्स और कोई और प्रोटीन सोर्स जो है ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। नंबर 3, जब आप अपनी मेजर मील्स भी खाएं तो उसके अंदर आप सफ़ेद चावल या मैदा, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, और कोशिश करें कि जो मिलेट्स हैं हमारे, मिलेट्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि उनके अंदर जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो लो होता है। जो हम ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल तरीके से खाना खाते हैं, जिसके अंदर की अनाज भी होता है, उसके अलावा एक प्रोटीन सोर्स भी हमारा होता है कि दाल हो गई, या नॉन वेजिटेरियन लोगों के केसेस के अंदर चिकन हो गया, और साथ में हमारी एक सब्जी भी होती है, उस शैली को ज़रूर मेंटेन करें, है ना। क्योंकि जैसे आप कुछ रोटी खा भी रहे हैं तो उसके साथ में यदि आपने सब्जी खाई है तो फाइबर आ गया, है ना। आपने दाल खाई है तो प्रोटीन भी आपको बहुत मिल गया। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, उन पे ज़रूर ध्यान दें। उसके अलावा ऐसी चीज़ों को ज़रूर खाते रहें जो कि हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखेंगी, जिसमें कि हमारे फर्मेंटेड फूड जाते हैं, उन्हें ज़रूर अपनी डाइट के अंदर जगह दें। क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, और जितनी गट हेल्थ अच्छी होती है उतना ही हमारा जो डायबिटीज़ है वो होने के चांसेस घटते हैं, या रिवर्सल में भी मदद मिलती है। उसके अलावा ऐसे फूड्स को भी हम अवॉइड करें जो कि हमारे अंदर विसरल फैट जो है उसे बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन को भी ट्रिगर करते हैं। शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें, हाइड्रेटेड रहें, प्रोटीन और फाइबर का इंटेक अच्छा रखें। यदि कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कि चीनी है तो ज़रूर कोशिश करें कि उसे मॉडरेशन में खाएं। अगर आपको उसकी एक दिन में 1 से ज़्यादा सर्विंग लेनी है तो इंश्योर करें कि जो पोर्शन साइज़ है वो बहुत छोटा हो और किसी फाइबर एंड प्रोटीन रिच चीज़ के साथ कंबाइंड हो। परफेक्ट। तो क्या डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति ये डे प्लान फॉलो करता है तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी? अब ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं वो उन्होंने हंच पे या खुद पढ़ के बनाई है, या फिर एक सर्टिफाइड इंसान जो कि उनको मदद करने में सक्षम है उसके माध्यम से बनाई हैं। वो रिकमेंडेशंस मिलने के बाद उन्होंने उसको कितने रिलीजियसली फॉलो किया है, उनकी एड्योरेंस कैसी है। क्योंकि हमें क्या रिकमेंड किया गया वो ज़रूरी है, पर हमने उसे किस शिद्दत से निभाया वो सबसे ज़रूरी है। तो हमारी एड्योरेंस कैसी है, हम कितने दिनों में सक्सेसफुली उसको फॉलो कर पा रहे हैं, हम अपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप्स ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें एक नंबर या आंकड़ा देना ठीक नहीं होगा, बट अगर आप इन जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहेंगे कि आप प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे, डॉक्टर से रेगुलरली मिलते रहेंगे, और जो ये दोनों लोग आपको बता रहे हैं उनको पूरी आप कर्तव्य निष्ठा और कर्म निष्ठा के साथ यदि करेंगे और इन प्रयासों पर निरंतर कार्यरत रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि सही गाइडेंस, विल और हार्ड वर्क से अचीव नहीं किया जा सकता। और डायबिटीज़ का रिवर्सल भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। परफेक्टली सेड। आपने ना अभी डायबिटीज़ रिवर्सल का नाम लिया, तो हर किसी के लिए ना इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। किसी को लगता है अगर मेडिसिन छूट गई हमारी तो हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है। किसी को लगता है अगर हमारी डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से मैनेज्ड है, कंट्रोल्ड है, दैट मीन्स कि हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। लेकिन आप जो हैं, आप कब ये कहेंगे कि किसी व्यक्ति की डायबिटीज़ रिवर्स हो चुकी है? यदि वो टोटली ऑफ मेडिकेशन है, उनकी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, और ऐसा करने के बावजूद 3 महीने तक उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्टेबल आ रहा है, जो रेंज होनी चाहिए उनके अंदर आ रहा है, 3 महीने हो गए हैं, किसी तरह की कोई दवाई नहीं ली है, तो हम बोलेंगे कि इसका रिवर्सल हो चुका है। और रिवर्सल अचीव करने के बाद भी, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इनको बरकरार रखना होगा, और आपको समय रहते टेस्ट भी करवाते रहना पड़ेगा कि ये जो है वापस तो नहीं आ रहा, जिससे कि अकॉर्डिंगली उसके अंदर हम लोग समय रहते ट्वीक्स कर सकें, इससे पहले कि समस्या जो है वो असाध्य हो जाए। Perfect. Thank you so much, Dr. Medha, for such an insightful session. I hope you had good time, and आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज हमारी ऑडियंस तक शेयर की है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। काफ़ी सारे टिप्स आपने जो शेयर किए हैं वो अब कहीं ना कहीं अपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट में उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, और आई एम श्योर उनको फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, प्लेजर। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।